दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि 70 बीपीसी मेंस पास करना है, मेंस में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना है, तो आप 180 वीडियो 180 पीडीएफ पढ़ कर जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है, सॉरी 4000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम बैच के पीडीएफ और वीडियो पढ़ने का अर्थ है सीधा फाइनल, और सारा प्रश्न इसी से रहेगा। मेंस में इससे हो या जीएस पे प्रॉब्लम टू, सारा प्रश्न इसी से रहेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं, या 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम बांग्लादेश हिंसा पे चर्चा करेंगे। हम देखेंगे बांग्लादेश हिंसा के कारण और बांग्लादेश हिंसा का भारत पर क्या असर पड़ा है, और बांग्लादेश हिंसा से भारत को क्या सीख लेना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 70 बीपीसी के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो सकता है निश्चित रूप से आ भी जाए, मुझे तो लगता है कि आएगा ही। आइए सबसे पहले भूमिका लिखिएगा बांग्लादेश हिंसा। बांग्लादेश हिंसा बांग्लादेश में बांग्लादेश हिंसा बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक छात्र आंदोलन और उसके परिणाम स्वरूप शेख हसीना के सत्ता छोड़ने की घटना को संबोधित करता है। इसको लिखने के बाद आप नीचे आ जाइएगा, बांग्लादेश हिंसा से जुड़े हुए को कुछ आ जाएगा, तो वही जो भूमिका पीडीएफ में है वही लिख दीजिएगा। बोलती है अभी आखिर इस हिंसा के कारण क्या है। तो हिंसा के कई कारण है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे बड़ा है आरक्षण का मुद्दा। जैसा कि जानते हैं कि बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था, एक स्वतंत्र देश बना था, और उसके बाद वहां पर जो है अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया गया था। जैसे वार हीरो को 30% आरक्षण दिया था। और बांग्लादेश में कि देखिए सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, इस सब में जितना सरकारी नौकरी के क्रेज है, ठीक उतना ही क्रेज जो है आपको बांग्लादेश में है सरकारी नौकरी को लेकर। वहाँ बहुत सम्मान की बात मानी जाती है सरकारी नौकरी। जहाँ भी डेवलपिंग स्टेट होता है ना, वहाँ पर सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा माना जाता है। समझ रहे हैं। पूंजीवादी देशों में या पूंजीवादी राज्यों में ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ विकास की संभावना कम है वहाँ सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक है कि लोग का दृष्टिकोण चेंज नहीं हुआ है जीवन के प्रति। अगर आप जीवन के प्रति दृष्टिकोण चेंज कर लेंगे तो फिर आपके लिए जीवन जीना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जीवन जीने के लिए पैसा जहां से भी आ जाए वो महत्वपूर्ण होगा, जहां से नहीं, वैध साधनों से, अवैध साधनों से नहीं। तो आरक्षण का मुद्दा पहला कारण है। बांग्लादेश का जब गठन हुआ तो बांग्लादेश की लड़ाई में जो लोग लड़ाई में शामिल हुए थे, बांग्लादेश के लोग, उनको वार हीरो कहा जाता था। वार हीरो। और उन वार हीरो को के बच्चों के लिए बांग्लादेश के सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण था। 30%। उसके बाद महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है, विकलांगों के लिए भी कुछ आरक्षण है। लेकिन आंदोलन का मुख्य कारण यही वार हीरो को 30% आरक्षण है। बांग्लादेश के छात्र का मानना था कि इससे जो है क्या होता है कि भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, उनके अवसर जो है सीमित हो रहे हैं। इसलिए जो वार हीरो को 30% आरक्षण दिया जा रहा है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सभी के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। इसकी मांग थी कि वार हीरो को मिलने वाला 30% आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। समझ रहे हैं। क्योंकि इससे भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, उनके अवसर सीमित होते हैं, सीटें कम बचती है इससे। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना इस आरक्षण को समाप्त कर दिया था। फिर क्या हुआ, समाप्त करने के बाद जो है 2024 में वहां के हाई कोर्ट क्या किया, यहाँ पे एक हाई कोर्ट का जो है पॉइंट देना जरूरी है। हाई कोर्ट का निर्णय, कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट, कोर्ट का
निर्णय। फिर जून 2024 में क्या हुआ कि कुछ लोग जो है कोर्ट चले गए, कोर्ट चले गए और कोर्ट जाके इस जो 30% आरक्षण को 2018 में समाप्त कर दिया गया था उसको कोर्ट बहाल कर दिया। अब जैसे ही बहाल किया हाई कोर्ट, उसके बाद छात्र सड़कों पे उतर गए, छात्र उतर गए, अब बड़े पैमाने पर उतर गए। फिर सुप्रीम कोर्ट लोग गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस जो 30% आरक्षण था उसको रोक लगा दिया, निलंबित कर दिया। लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी, छात्र उग्र हो चुके थे, हो चुके थे। इसके बाद पीएम शेख हसीना के बयान से भी छात्रों की नाराजगी थी। शेख हसीना जो है, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उसके लिए रजाकर शब्द का प्रयोग किया था, इससे छात्र नाराज हो गया था। छात्रों की मानना रजाकर शब्द उन लोगों के लिए क्या आता है जो बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था, उसके लिए रजाकर शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इससे जो है छात्र वहां नाराज थे। उसके बाद सरकारी कार्रवाई के कारण क्या हुआ कि 300 से अधिक छात्र जो है की मृत्यु हो गई, छात्र उग्र हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि छात्र और उग्र हो जाने के बाद जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पर के बंगले पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अंततः शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत के हिंडन एयरबेस पे जो है सर लेना पड़ा। इसके कारण में एक विदेशी एजेंसियों की भूमिका मानी जाती है। माना जाता है कि चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी छात्रों को हवा दिया था। समझ रहा है, इस हिंसा के पीछे यही कारण है मुख्य रूप से। तो 5-6 पॉइंट है, इस पॉइंट को कारण में याद रखिएगा। अब हम लोग बांग्लादेश हिंसा का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है इसको देखना है। सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध जो काफी मजबूत और गहरी थी, लेकिन जैसे ही शेख हसीना के सत्ता से छोड़ने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्ते हैं, राजनयिक संबंध है, उस पर तनाव आ गया है, संबंध खराब हो गए हैं। आर्थिक प्रभाव देखिए क्या है। दूसरा क्या है कि जैसे ही शेख हसीना सत्ता छोड़ा है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ बिहार के रेशम उद्योग प्रभावित हुआ, क्योंकि बड़ी मात्रा में रेशम के कच्चे माल जो है बांग्लादेश को निर्यात किया जाता था। और बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद भारत से व्यापारिक रिश्ते खराब होने के कारण बिहार के रेशम का भी जो है मांग कम हो गया है। इसके बाद भारत के गारमेंट्स उद्योग भी प्रभावित हो गए हैं। बड़े पैमाने पर गारमेंट्स उद्योग के लिए जो है भारत से रॉ मटेरियल जाता था। उसके बाद संयुक्त परियोजना पर असर पर भारत बांग्लादेश क्या हुआ था, लंबे समय से बिजली या ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और सत्ता छोड़ने के बाद ये सारे प्रोजेक्ट लंबित हो गए हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन करने के लिए बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो। तो ये जो संयुक्त परियोजना है इस पर असर पड़ रहा है। दूसरा है भारत के स्वास्थ्य उद्योग पर असर पड़ा है। बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हर महीने कम से कम 160 मरीज भारत इलाज के लिए आते थे, लेकिन जब से वहां हिंसा हुआ तब से हर महीने 5 से 6 मरीज आने लगे हैं। स्वास्थ्य उद्योग प्रभावित हुआ है। कनेक्टिविटी पर असर, भारत बांग्लादेश के बीच जो है रेल और नियमित हवाई सेवा जो संचालित थी, लेकिन जब से हिंसा हुआ तब से रेल और हवाई सेवा बाधित हुई है। कई रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई है। तो कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद जो है मोहम्मद यूनुस की सरकार क्या हुआ कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू और सिख अल्पसंख्यक समुदायों पर लगातार हमले करते जा रहे हैं। उसके शासनकाल में अभी एक हिंदू संत जो है चिन्मयदास स्वामी की गिरफ्तारी, कई साधु संतों की गिरफ्तारी हुई, उनके मंदिरों पर हमला किए जा रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को उठा चुके हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान और चीन के प्रति बांग्लादेश की सरकार जो है अभी जो मौजूदा मोहम्मद यूनुस की सरकार है, चीन और पाकिस्तान से नजदीकी दिखा रहा है। जैसा कि देखेंगे चीन के साथ बांग्लादेश का कोई जो है
प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध नहीं था। जो व्यापार होता था वो श्रीलंका के बंदरगाह के माध्यम से। पहली बार कराची से जो है शिप जो है जहाज जो है बांग्लादेश के चट्टगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। साथ साथ ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी छात्रों को पढ़ने पर रोक था, लेकिन जिसको शुरू कर फिर जो है अनुमति दे दिया है। तो चीन और पाकिस्तान के प्रति उसके बाद बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस, यूएनओ में क्या किया, अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जो है जाके भेंट किया है। तो चीन और पाकिस्तान के प्रति झुकाव भारत के हित के लिए नहीं है। उसके बाद उत्तर पूर्व की सुरक्षा चुनौती। देखिए, शेख हसीना के शासनकाल में उत्तर पूर्व में जो अलगाववादी गतिविधियां था उसको नियंत्रण लगाने में पर्याप्त सहयोग करती थी शेख हसीना की सरकार, और उनके प्रयासों से बहुत हद तक उत्तर पूर्व में जो उत्तर विद्रोही था उस पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद अब उत्तर पूर्व की सुरक्षा चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस भारतीय खेमे का नहीं है, वह पाकिस्तान और चीन खेमे के प्रति ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है। ऐसे में उत्तर पूर्व में जो है फिर असशस्त्र नक्सली दबाव, समझ रहे हैं, अब तस्करी, दवाओं की तस्करी बढ़ने की संभावना है। तो और साथ ही साथ फिर से कहीं विद्रोही जो है मुंह उठाने के ताक में हो सकता है। तो ऐसे में उत्तर पूर्व की सुरक्षा के लिए भी बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो भारत के साथ मिलकर काम करता हो। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार उल्टा है, तो भारत पर असर पड़ा है। अब प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश हिंसा से भारत को क्या सीख लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी देखिए कि विकास के साथ साथ धार्मिक और जातीय रूप से भी जनता को संतुष्ट करने की जरूरत है। बांग्लादेश पिछले 12-13 वर्षों में लगातार 6% की दर से विकास किया है। पाकिस्तान, नेपाल और आसपास के पड़ोसी देशों की तुलना में काफी अच्छा विकास दर हासिल किया है। वहां संपन्नता दिखाई देने लगा था। इसके बावजूद भी जो है यह बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। भारत में भी देखिएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 साल में तथाकथित रूप से काफी विकास काम किया, फिर भी वो 240 सीट पर आ गया, हार गया चुनाव में। तो कहने का अर्थ है कि जनता को विकास ही नहीं चाहिए, धार्मिक और जातीय रूप से भी संतुष्ट करने की जरूरत है। सीख यह लेना चाहिए कि केवल विकास से जनता संतुष्ट नहीं होगा, इसको धार्मिक और जातीय रूप से ही संतुष्ट करना होगा। यही कारण है कि नया सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार धार्मिक और जातीय रूप से भी चीजों को उछाल कर जनता को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। सीख मिला है बांग्लादेश से। अब देखिए, जन असंतोष को कम करने के लिए पूर्व से प्रयास की जाने चाहिए। किसी प्रकार का जन असंतोष पैदा हो रहा है, पैदा होने की आशंका है, तो खुफिया ब्यूरो की जानकारी से उसको कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज बीपीएससी में री एग्जाम को लेकर छात्र आंदोलनरत है, धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, ये तो हो सकता है विकराल रूप धारण कर ले। जनता से जुड़े मुद्दे की चर्चा संसद में की जानी चाहिए। दरअसल जनता का प्रतिनिधित्व संसद में रहता है, इसलिए जनता से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे की चर्चा संसद में होनी चाहिए, न कि न्यायालय में। यह सीख लेनी चाहिए। दूसरी ओर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। बांग्लादेश में जो छात्र था बड़े पैमाने पर बेरोजगार था, वही इसीलिए सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया था। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त था। इसलिए भारत को भी चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से को जो है मुद्दों को हल करना चाहिए, इसको नजरअंदाज करने से बाज आना चाहिए। साथ ही साथ विदेशी एजेंसियों से सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश हिंसा में विदेशी एजेंसियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए भारत सरकार को भी हमेशा विदेशी एजेंसियों से सतर्क रहने की सीख लेनी चाहिए। उसके बाद आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों से न्यायालयों को दूर रहना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में हिंसा के पीछे क्या है? बांग्लादेश की हाई कोर्ट जो आरक्षण बहाल किया, इसीलिए छात्र आंदोलन हो गया। इसलिए आरक्षण जैसे मुद्दों से न्यायालयों को दूर रहना ज्यादा अच्छा है। भारत SC/ST वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, पूरे देश में जो है आंदोलन छिड़ गया था। इसलिए
आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों से न्यायालयों को भी बाज जाना चाहिए। कोई भी आंदोलन हिंसक हो सकता है, सरकार को इसको जो है समझना चाहिए। जैसा कि जानते हो कि किसान आंदोलन हिंसक हो गया था, तो इसकी पूर्व तैयारी की पूर्व व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को यह माइंड सेट करके रहना चाहिए कि आंदोलन हिंसक भी हो सकता है, इसलिए उसकी तैयारी उसी अनुसार से होनी चाहिए। तो ये बांग्लादेश हिंसा के से भारत को क्या सीख लेना चाहिए, यह है हिंसा के कारण और उसके भारत पर असर बता दिए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए।